नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हमारा सबसे सरल और सबसे हटके जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है संविधान सभा का। इसमें आपको बेसिक से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और थ्योरी वाइज, अगर आपने इस थ्योरी वाइज क्वेश्चन को ढंग से देखा और तरीके से अपने नोट्स बनाए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी संविधान की। संविधान की बात कर लेते हैं। तुम्हारा संविधान की अगर अपन संधि विच्छेद करें तो संविधान हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा आपका सम और दूसरा हो जाएगा विधान। सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है तुम्हारा? सम का मतलब होता है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ। सम का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। और विधान का मतलब होता है तुम्हारा कानून। विधान का मतलब क्या होता है तुम्हारा? कानून। और कानून क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। कानून तुम्हारा क्या होता है? नियमों का एक समूह। नियमों का एक समूह होता है कानून। ठीक है। तो अब यहां से अपन देखते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान सर्वश्रेष्ठ नियमों का एक समूह है, यानी कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ नियमों का समूह जिनसे किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जा सके, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान की डेफिनेशन क्या हो गई? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जहां सम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ और विधान का मतलब होता है कानून, और कानून होता है हमारा एक नियमों का समूह। तो अर्थात हम कह सकते हैं संविधान सर्वश्रेष्ठ नियमों का एक समूह है जिससे किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब यहां पर अपन देख लेते हैं कि संविधान की आवश्यकता हुई क्यों। तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पृथ्वी पर हम सभी मनु की संतानें हैं, और मनु की संतानों के हिसाब से सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा गया था और कहा गया था जाओ पृथ्वी पर और अपने वंश का निर्माण करो, वंश बढ़ाओ आगे जाकर। तो जब एक व्यक्ति रहता है, सपोज दैट मान के चलिए, जब कोई एक व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति को कहीं पर घूमना, विचरण करना, घूमना विचरण करना, ठीक है, किसी भी कार्य को करना, उसके लिए कोई भी कानून मतलब जरूरी नहीं होते। मतलब एक व्यक्ति के लिए भैया क्या ही कानून बनाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, जब इस व्यक्ति की तुम्हारी क्या हो जाती है? शादी। शादी होने के बाद तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे बच्चे। और बच्चे होने के बाद ये पूरी बन जाती कंप्लीट एक फैमिली, यानी कि क्या बन जाता तुम्हारा? एक परिवार। अब परिवार में हो गए सदस्य, तो ऐसे ही परिवारों के समूह को, यानी कि ऐसे ही मान के चलिए, अगर आपके पास परिवार हो जाते हैं दो या तीन, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? परिवारों का समूह बोलेंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे तो परिवारों का जो समूह होता है यह तुम्हारा बनाता है क्या? समाज। क्या बनाता है तुम्हारा? समाज। यानी कि एक समाज में बहुत सारे परिवार रहते हैं और इन्हीं समाज से, मतलब अब कई समाज का समूह मान के चलिए, अब बहुत ज्यादा समाज इकट्ठी होंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? समाज का समूह। और समाज का जो समूह होगा उस समूह से तुम्हारा बनेगा क्या? एक राज्य। समझ रहे हैं आप? क्या बनेगा? एक राज्य बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने राज्य और व्यक्तियों के या नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित हो, उनकी शक्तियों का, राज्य की शक्तियों का तुम्हारा स्थायित्व बना रहे, इसके लिए तुम्हारा संविधान बनाया गया। तो अपना संविधान जरूरी क्यों है? तो उसका कॉन्सेप्ट ये हो गया, संविधान जरूरी क्यों है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एक अकेला व्यक्ति रहता है तो वह कहीं घूम सकता है, विचरण कर सकता है, उसके लिए क्या ही नियम कानून बनाए जाएंगे। लेकिन जब उस व्यक्ति की शादी होती है तो उसके बच्चे होते हैं तो कंप्लीट उसका एक परिवार बन जाता है, और ऐसे ही कई परिवारों का समूह समाज का निर्माण करता है, और ऐसे ही कई समाज एक भूखंड पर निवास करते हैं, और जिसे अपन क्या कहते हैं? एक राज्य का निर्माण होता है। तो अपन बात करते हैं संविधान जरूरी क्यों है। तो संविधान जरूरी इसलिए है ताकि राज्य के अंदर नागरिकों के मध्य तुम्हारा शक्तियों पर अपना वह काबू पा सकें, समाज में मर्यादा बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति कोई हीन भावना ना रखे, झगड़ा ना हो। तो इन नियमों को नियंत्रित करने के लिए, शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ही तुम्हारा, हमारे लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि संविधान बताता क्या है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा जरूरी क्यों था। अब देखते हैं हम संविधान बताता क्या है। संविधान बताता क्या है। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे भारत का मैप।
यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर जगह नहीं है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्या होता है, संविधान क्या बताता है। तो संविधान बताता है किसी राज्य की संरचना, यहाँ राज्य कहने का मतलब क्या है, यहाँ राज्य कहने का मतलब भारत है। तो किसी राज्य की संरचना कैसी होगी, क्या बताता है तुम्हारा संविधान, पहले किसी राज्य की संरचना कैसी होगी, मतलब यहां पर तुम्हारा लोकतंत्रात्मक शासन है या तुम्हारा गणतंत्रात्मक शासन है, राजतंत्रात्मक, कौन सा है, राजतंत्रात्मक शासन है। तो लोकतंत्रात्मक, जैसा कि अपन जानते हैं कि हमारा भारत लोकतंत्रात्मक है और यहाँ पर वंशानुगत पद नहीं होता है, जबकि इंग्लैंड की अगर अपन बात करें तो वहां पर राजतंत्रात्मक शासन होता है और वहां पर पद वंशानुगत होता है, वहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही तुम्हारा क्या बनता है, शासन करता है। ये हो गया पहला पॉइंट कि संविधान क्या बताता है, किसी राज्य की संरचना कैसी होगी। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा कि किसी राज्य के अंदर, अब जैसे इसके अंदर राज्य होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो अब यहां पर अपन देख लेंगे किसी राज्य के अंदर या राज्य की शासन व्यवस्था, क्या कहेंगे अपन, किसी राज्य की सरकार कैसी होगी, ठीक है। सरकार कैसी होगी, तो यहां पर संसदीय होगी या तुम्हारी अध्यक्षात्मक होगी। तो आप सभी को पता है कि हमारा भारत संसदीय है और यह द्विसदनीय है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। तो हमारी कैसी संरचना है, तुम्हारी संसदीय है। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा कि अब जो सरकार है, तीसरे पॉइंट में क्या है, सरकार के शासन के अंग, जब सरकार शासन करेगी तो इसके शासन के अंग क्या क्या होंगे और उनकी संरचना कैसी होगी। पहलापन विधायिका, ठीक है। दूसरा तुम्हारा न्यायपालिका। तीसरा अपन बात करें कार्यपालिका। तो ये तुम्हारे कौन है, शासन के अंग हैं। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या बताता है संविधान कि इन तीनों की तुम्हारी संरचना और कार्य कैसे होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट तुम्हारा अगर अपन बात करें, चौथा पॉइंट तुम्हारा संविधान क्या बताता है, तो चौथे पॉइंट की बात करें कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर अब जो नागरिक रह रहे हैं तो नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार तुम्हारा, ठीक है, इसके बारे में बताता है। पांचवें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो राज्य के अंदर रह रहे नागरिक या व्यक्ति और तुम्हारा राज्य के मध्य संबंध कैसे स्थापित होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बताता है कि राज्य के अंदर रह रहे व्यक्ति या नागरिक और राज्य के मध्य संबंध कैसे स्थापित होंगे। तो इन सभी सिद्धांतों का निरूपण करता है, यानी कि संविधान हमारा कुल मिलाकर इन 5 वाक्यों पर या 5 लाइनों पर फोकस करता है, जिनमें पहला क्या कह रहा है, किसी राज्य यानी कि भारत, किसी राज्य की व्यवस्था कैसी होगी, संरचना कैसी होगी, तो लोकतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक। दूसरा, अब यह राज्य के अंदर राज्य को संचालन कौन करता है, सरकार। तो सरकार की संरचना कैसी होगी, संसदीय या अध्यक्षात्मक। तो जैसा कि पता है कि अपने यहाँ संसदीय सदन है। इसके बाद इस सरकार के द्वारा जो शासन किया जाएगा तो शासन के अंग कौन कौन से होंगे, एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। अब इन तीनों की संरचना और कार्य क्या होंगे उसके बारे में बताता है। चौथा तुम्हारा राज्यों के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उनकी स्वतंत्रता के अधिकार क्या होंगे इसके बारे में बताता है। और पांचवा तुम्हारा राज्य के अंदर जो नागरिक हैं और राज्य के मध्य जो संबंध स्थापित होंगे उन सभी सिद्धांतों का निरूपण करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला संविधान की डेफिनेशन हो गई, संविधान क्यों जरूरी है ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका हो गया संविधान क्या बताता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं तुम्हारा संविधान के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं जरा साफ करूंगा और फिर यहां पर अपन देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान के अपन अब देखेंगे क्या प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा अपन बात करें प्रथा और परंपरा के आधार पर।
प्रथा और परंपराओं के आधार पर। तीसरा अगर अपन बात करें तो हो जाएगा परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर। चौथे प्रकार की बात करें तो राजनैतिक प्रवृत्ति के आधार पर, राजनैतिक प्रवृत्ति के आधार पर। यानी कि संविधान के तुम्हारे ये 4 प्रकार हैं कुल मिला के। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर तुम्हारे कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर तुम्हारे 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा विकसित और एक होता है तुम्हारा निर्मित। अब विकसित की बात करें तो ऐसा संविधान जो लिखा नहीं गया है उसको सिर्फ विकसित किया गया है, तो ऐसे में उदाहरण तुम्हारा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रिटेन। ठीक है। निर्मित की बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा अमेरिका और भारत। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रथा परंपराओं के आधार पर। तो प्रथा परंपराओं के आधार पर एक हो जाएगा तुम्हारा लिखित और एक हो जाएगा अलिखित। लिखित का मतलब जिन देशों के संविधान लिखे गए हैं, जैसे कि तुम्हारा अमेरिका है, ठीक है, भारत है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इन देशों के क्या है तुम्हारे संविधान लिखे गए हैं आदि। इसके बाद अलिखित की बात करें तो अलिखित मतलब तुम्हारा ऐसे संविधान जिनको लिखा नहीं गया है, विकसित किया गया है। तो उसमें तुम्हारा कौन कौन सा आएगा? एक तो ब्रिटेन तो तुम्हारा है ही, साथ ही तुम्हारा स्वीडन हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा कठोर और एक होता है तुम्हारा लचीला। अब देखिए कठोर का कहने का मतलब तुम्हारा क्या है? कठोर का मतलब ऐसा है ऐसे संविधान जिनमें तुम्हारा नियम कानून सख्त हो, कठोर हो और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कानून यानी कि अपरिवर्तनशील, मतलब क्या कहेंगे इनको? अपरिवर्तनशील। कठोर या अपरिवर्तनशील यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इनमें तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे? इनमें तुम्हारा आ जाएगा अमेरिका, ठीक है, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा तुम्हारा फ्रांस। तो ये तुम्हारे संविधान ऐसे हैं, इनमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि ये अपने आप में कठोर संविधान है। यहाँ पर एक बार जो कानून बन गए वो बन गए। इसके बाद लचीले की बात करें तो लचीले की बात करते हैं तो लचीले में तुम्हारा कौन हो जाएगा? परिवर्तनशील। इन्हें अपन क्या कहेंगे? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट पता चल रहा है इनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो परिवर्तन में तुम्हारे कौन कौन हो जाएंगे? ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा तुम्हारा भारत हो जाएगा। तो ये तुम्हारे संविधान दोनों देशों के कैसे हैं? लचीले संविधान है और इनमें संशोधन हो चुका है। भारत की अगर अपन बात करें तो अब तक भारत में हमारे 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 106 संविधान हो चुके हैं। और 106वां जो संविधान संशोधन हुआ था 128वां बिल पारित हुआ था और 128वां बिल पारित हुआ 23 सितंबर 2023 में। इसमें राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए थे और यहाँ पर अपन बात करें इसको नाम क्या दिया गया था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और इसके तहत तुम्हारा 2029 में होने वाले चुनावों में महिलाओं के लिए 34% सीट रिजर्व की गई हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा राजनीतिक प्रवृत्ति के आधार पर। तो राजनीतिक प्रवृत्ति के आधार पर भी तुम्हारे 2 होते हैं। एक होता है तुम्हारा एकात्मक और एक होता है तुम्हारा संघात्मक। एकात्मक, एकता की बात तुम्हारा कौन करेगा? जो संविधान लिखा नहीं गया है और बुजुर्गों की कहावतों पर चलता है, अपन ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। और इधर संघात्मक में बात करें तो तुम्हारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका। दूसरा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फ्रांस भी अपन इसमें ले सकते हैं आदि। तो ये तुम्हारे होगा क्या? संविधान के प्रकार। अब अपन बात कर लेते हैं कि संविधान कौन कौन से देशों के किन किन देशों से, मतलब किन किन देशों के संविधान किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा जर्मनी का संविधान। जर्मनी में जो संविधान है इसको वाइमर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाइमर नाम से जानते हैं। वहीं अपन बात करें पाकिस्तान के संविधान को क्या कहा जाता है? तो दस्तूर ए पाकिस्तान। क्या कहा जाता है? दस्तूर ए पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा इसको आईन ए पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? आईन ए पाकिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो संविधान है इसको तुम्हारा सोलवरी संविधान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोलवरी। इसके बाद जापान के संविधान की बात करें
तो जापान को शोभा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसको मार्क आर्थर संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा भारत का। तो भारत का सभी को पता है, भारत का संविधान, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा आयरलैंड को तुम्हारे किस नाम से जाना जाता है? तो आयरिश नाम से भी जाना जाता है, आयरिश, ठीक है। दूसरा, ल्यूरेच्ड ना हिरेन, इस नाम से भी तुम्हारा आयरलैंड के संविधान को जाना जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा किन किन देशों के संविधान पुराने हैं, किन देशों के संविधान नए हैं, और ये संविधान तुम्हारे कब कब बने। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके लिए अपन भारत का एक छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैप, और यहां पर तुम्हारा हो गया श्रीलंका। अब अपन बात कर लेते हैं, देखिए यहां पर क्या है तुम्हारा पाकिस्तान, यहां पर तुम्हारा कौन सा अफगानिस्तान, यहां पर तुम्हारा चीन है, यहां पर तुम्हारा नेपाल है, यहां पर तुम्हारा भूटान है, यहां पर तुम्हारा बांग्लादेश है, यहां पर तुम्हारा म्यांमार है, ठीक है, और यहां पर ये तुम्हारा हो गया श्रीलंका, और ये है अपना प्यारा भारत। अब देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं तुम्हारा भारत का संविधान कब बना। तो 1946 में बना, और इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए, और ये तुम्हारा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ तुम्हारा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 इसमें संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा श्रीलंका के संविधान की। तो ये कब बना? ये तुम्हारा 1948 में बना। बांग्लादेश के संविधान की बात करें 1972 में बना। म्यांमार के संविधान की बात करें ये 2000 तुम्हारा किसमें बना? 11 में बना। इसमें अभी तक 2 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, एक 1947 में हो चुका है और दूसरा तुम्हारा 1972 में हो चुका है। भूटान के संविधान की बात करें कब बना? 2008 में बना, ठीक है। और इसी के साथ अगर अपन बात करें तुम्हारा मालदीव का संविधान भी तुम्हारा कब बना है? मालदीव का संविधान भी तुम्हारा 2008 में बना है। चीन के संविधान की बात करें 1982 में बना है। इसमें अभी तक 3 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहला तुम्हारा कब हुआ? तो पहला तुम्हारा हुआ तुम्हारा 54 में, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हुआ 75 में, और तीसरा तुम्हारा हुआ 78 में, ठीक है। 1954, 1975 और 1978 3 बार इसमें संविधान संशोधन हो चुका है। नेपाल के संविधान की बात करें कब बना? 2015 में बना, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा कौन सा? अफगानिस्तान का संविधान तुम्हारा कब बना? 2021 में बना, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा पाकिस्तान के संविधान की। अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान का संविधान भी हमारा भारत के साथ ही बन गया था, ठीक है। 1946 में लगभग ये बन गया था, और आप इसको एक बार देख लेना। तो ये थे तुम्हारे अपने भारत के पड़ोसी जो देश थे उनके संविधान कब कब बने। वहीं अगर अपन बात करें कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो सबसे पुराना संविधान तुम्हारा अमेरिका का है। ये तुम्हारा 1787 में बना और लागू तुम्हारा 1789 में हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा जापान के संविधान की। जापान का संविधान तुम्हारा कब बना? तो जापान का संविधान आपका 1947 में बना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हाल ही में नवीनतम किस देश का संविधान बना है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2021 या 2015? तो मैं कहूंगा इसका जवाब होगा 2015। अब आप बोलेंगे सर 2021 बाद में, तो 2021 में ये बना जरूर है, लेकिन इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता भी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अगर हाल ही में संविधान पूछा जाए कि नवीनतम किस देश का संविधान है, तो नेपाल का ही हम टिक करेंगे। तो यहां तक अपन ने कर लिया संविधान किस किस देशों के कब बने, किसमें कितना संशोधन हुआ। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और वो मुद्दा है हमारा संविधान सभा, ठीक है। इस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूं और उसके बाद एक एक पॉइंट आपको मैं कवर करवाऊंगा। अब देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं संविधान सभा में। पॉइंट चलेंगे आपके साथ में, लिखते चलना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार
संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार आपका किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1895 में दिया था। ठीक है, किस में दिया था? तो स्वराज विधेयक में दिया था। स्वराज विधेयक में दिया था। अब क्या देखते हैं हम कि 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं और ये जैसे ही भारत आते हैं तो आंदोलन चलाते हैं। पहला आंदोलन चलाते हैं ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह। दूसरा चलाते हैं 1 अगस्त तुम्हारा 1920 को असहयोग आंदोलन। अब इस असहयोग आंदोलन वाले दिन क्या हो जाता है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी की निमोनिया से मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जैसे ही निमोनिया से मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु की खबर सुनकर जनता में शोक की लहर दौड़ जाती है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1922 में तुम्हारा ठीक इनके मतलब 2 साल बाद अपन कह सकते हैं तो महात्मा गांधी ने जनता में अपना भाषण दिया। व्यावहारिक रूप से उन्होंने कहा, लेकिन वास्तविक रूप से किसी ने नहीं कहा। इन्होंने कह दिया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और इतनी बात सुनी तुम्हारे 2 नेता थे इस समय, एक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया और नेहरू जी तुम्हारा 1928 में तुम्हारा जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें संविधान के निर्माण का प्रथम प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले महात्मा गांधी जी भारत आ गए 1915 में और इन्होंने तुम्हारा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन तुम्हारा कब चलाया? 1917 में चलाया। दूसरा अपन बात करें असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन तुम्हारा कब चला? 1 अगस्त 1920 को चला। अब यहाँ पर 1 अगस्त 1920 में तुम्हारा क्या हो गया था, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। किससे हो जाती है? निमोनिया से। जनता में शोक की लहर दौड़ जाती है और यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। भैया इतने बड़े नेता अगर मर जाएं और वो जनता के चाहने वाले हैं तो स्वाभाविक सी बात है जनता सड़कों पर आ जाएगी। 1922 में क्या होता है तुम्हारा? 1922 में, ठीक है, 1922 में या अपन कहें 20वीं शताब्दी में गांधी जी का कथन क्या है? गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं तुम्हारा भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसमें काली अंक डालो, पकड़ो। भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बात तुम्हारे नेता सुन रहे होते हैं 2 और 2 नेताओं में तुम्हारे कौन थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर 1923 में चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास और तुम्हारे मोतीलाल नेहरू ये तुम्हारा किसकी स्थापना करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की क्या कर देते हैं? स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद 1928 में क्या होता है, ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया। संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किसमें किया गया? नेहरू रिपोर्ट में तुम्हारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किया गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा 1934 में तुम्हारा जो स्वराज पार्टी है, कौन सी? स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी की तुम्हारी बैठक होती है रांची में और रांची में तुम्हारी 1934 में स्वराज पार्टी की बैठक, ठीक है, बैठक तुम्हारी कहाँ होती है? रांची में होती है। और इस बैठक में तुम्हारा भारतीयों की ओर से तुम्हारा क्या किया जाता है?
संविधान सभा की मांग की जाती है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग की जाती है। क्वेश्चन आता है कई बार कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो स्वराज पार्टी ने की। कहाँ की, तुम्हारा रांची में की। 1934 में बैठक होती है। 1934 में अगर अपन बात करें, एक व्यक्ति हैं अपने M.N. रॉय। कौन है तुम्हारे, M.N. रॉय। M.N. रॉय ने तुम्हारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ठीक है, M.N. रॉय ने क्या दिया, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार इन्होंने दिया। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो M.N. रॉय ने ही दिया था सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार इन्होंने दिया था। अब यहां पर अपन देख लेते हैं तुम्हारा 1935 में कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से स्वीकारा। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से तुम्हारा क्या कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है तुम्हारा 1936 में। और यहां पर संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की जाती है। अर्थ और महत्व की व्याख्या की जाती है। अर्थ और महत्व की क्या की जाती है, यहां पर व्याख्या की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बना है कि संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या कब की गई, तो तुम्हारा 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो होता है, यहां पर संविधान सभा के तुम्हारे अर्थ और महत्व की तुम्हारी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा 1937 में तुम्हारा क्या होता है, तो 1937 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन। ये भी क्वेश्चन बना है कि कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कब हुआ, तो 1937 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होता है। ठीक है, 50वां अधिवेशन होता है। कहाँ होता है ये, तुम्हारा फैजपुर में होता है। कहाँ होता है तुम्हारा, फैजपुर में। और फैजपुर तुम्हारा क्या था, गांव था। क्वेश्चन इसी प्रकार बना था कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, तो 50वां अधिवेशन है जो तुम्हारा फैजपुर गांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, यहां पर अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, तो अध्यक्ष थे तुम्हारे नेहरू जी। अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। इसके बाद 1938 की अगर अपन बात करें, 1938 में तुम्हारा नेहरू जी ने क्या कह दिया, नेहरू जी ने कहा तुम्हारा कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा। एक संविधान सभा का निर्माण होगा। किस आधार पर होगा भैया, वयस्क मताधिकार आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा। ऐसा नेहरू जी ने कब कह दिया, 1938 में कह दिया। अब यहां पर क्या था, ब्रिटिश अपन पर रूल कर रहे थे और ऐसे में ब्रिटिशरों के सामने एक तो भारतीयों का दबाव था कि इधर वो संविधान सभा की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर यहां पर हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। देखते हैं यहां पर अपन इस पेज को, तो यहां पर इसको साफ करता हूं मैं थोड़ा। अब तुम्हारा क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से लेकर ये कब तक चलेगा, 1945 तक। ठीक है, कौन सा युद्ध तुम्हारा, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो यहां पर एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे तुम्हारे धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में तुम्हारे कौन कौन शामिल थे, तो यहां पर चीन शामिल था। ठीक है, फ्रांस शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, अमेरिका शामिल था। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। वहीं अगर अपन बात करें धुरी राष्ट्र में तुम्हारा जर्मनी, जापान और इटली, ये तीन इसमें शामिल थे। लेकिन भाई साहब गजब की बात ये देखिए कि ये तीन शक्तियां इन पर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रही थी। थे ये मित्र राष्ट्र, भैया मित्रों का समूह था, लेकिन फिर भी ये इनसे हल्के पड़ रहे थे और ये इन पर भारी पड़ रहे थे। और ऐसे में इन पर तुम्हारा ब्रिटिश पर तुम्हारा अगर अपन बात करें, भारतीयों का भी दबाव पड़ रहा था कि संविधान सभा की भैया हमको मांग चाहिए, पूर्ण हमको स्वतंत्रता चाहिए। तो यहां पर क्या होता है तुम्हारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है तुम्हारा,
अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव लेकर कौन आता है? तुम्हारे ब्रिटिश लेकर आते हैं। और अगस्त प्रस्ताव के उनका लाने का मेन कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा भारतीयों का कैसे भी समर्थन मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव नाम है, संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, ठीक है। अब मांग को स्वीकारा, अब इन्होंने तुम्हारा मेन कारण क्या था मांग को स्वीकारने का? द्वितीय विश्व युद्ध में इनको भारतीयों का समर्थन चाहिए था ताकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसके मुख्य बिंदु कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे। तो पहला मुख्य बिंदु था तुम्हारा भारत को डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा, डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा, ठीक है। तीसरा अपन बात कर लेते हैं वायसराय परिषद, वायसराय परिषद। चौथा बात कर लेते हैं तुम्हारा युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद। पांचवा अपन बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब यहां पर डोमिनियन राष्ट्र से मतलब तुम्हारा क्या है? डोमिनियन राष्ट्र की अगर अपन बात करें तो डोमिनियन राष्ट्र का मतलब होता है तुम्हारा स्वतंत्र उपनिवेश। क्या होता है तुम्हारा? स्वतंत्र उपनिवेश। और ये स्वतंत्र उपनिवेश तुम्हारा क्या होता है? एक प्रकार का अधिराज्य का दर्जा। मतलब ब्रिटिश शासन चाहता था या ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम भारत को डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दे दें और यहाँ पर भारत में अपना ये लोग खुद संविधान बनाएं, खुद अपनी संसद बनाएं, शासन करें, लेकिन विदेशी मामले, रक्षा मंत्रालय और संचार व्यवस्था पर हमारा अभी भी प्रभुत्व बना रहे। कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार ये डोमिनियन स्टेट का तुम्हारा दर्जा देकर एक प्रकार का मतलब उन्होंने छूट तो दे रखी थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल इनका ही था। तो अंत में तुम्हारा हम देखते हैं क्या होता है कि कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों अगस्त प्रस्ताव को, ये दोनों क्या करते हैं? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। बोल देते हैं भाई साहब हमको डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस ने क्या कहा? पूर्ण स्वतंत्रता अपन को चाहिए। और जो मुस्लिम लीग थी वह पाकिस्तान की मांग पर डटी रही, क्योंकि इनको चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों को। तो ये तुम्हारा इसके फेल होने का कारण था। वहीं अपन बात करें, इन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का आपका गठन कर देंगे। दूसरा इन्होंने कहा वायसराय परिषद में, अगर अपन बात करें क्या कहा वायसराय परिषद में, इन्होंने कहा कि हम भारतीयों को वायसराय बनाएंगे, अधिकारी वर्ग में उनको शामिल करेंगे। तीसरा युद्ध सलाहकार, यदि यह कभी भी युद्ध होता है तो हम भारतीयों की सलाह जरूर लेंगे। और तुम्हारा अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार किसमें होते हैं? तुम्हारे अनुच्छेद 19 में, जैसा कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं। 29 और 30 दो अनुच्छेद इनसे संबंधित हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है? भाषा, लिपि, संस्कार, इनका संरक्षण, साथ ही अल्पसंख्यक समूह अपने लिए तुम्हारा शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को उन्होंने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुम्हारा ये सारा का सारा काम कर देंगे, लेकिन आप हमें इसमें समर्थन दे दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने, कांग्रेस वालों ने क्या कहा? हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए। वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर डटी रही। अब तुम्हारा ये मिशन, तुम्हारा अगस्त प्रस्ताव मिशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा अगला तुम्हारा अपन देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। अगला तुम्हारा आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में कौन सा मिशन आता है? तुम्हारा क्रिप्स मिशन आता है। अब इस क्रिप्स मिशन के तुम्हारे प्रमुख कौन रहते हैं? तो इस क्रिप्स मिशन के प्रमुख रहते हैं सर स्टैफर्ड, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तुम्हारे इसके प्रमुख रहते हैं। इनका उद्देश्य क्या था भैया क्रिप्स मिशन लाने का? तो इनका उद्देश्य क्या था? भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में। क्योंकि ये कब आया? 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चलेगा? 1945 तक। तो यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु की अगर अपन बात करें तो मुख्य बिंदु इसमें कौन से थे? तो मुख्य बिंदु अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन लिख देंगे पूर्ववत,
पूर्ववत का मतलब यही मुख्य बिंदु थे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने पहले ही जनता को समझा कर रखा था। गांधी जी ने बोल दिया ये सिर्फ एक पोस्ट डेटेड चेक है और कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ ये वादे किए जा रहे हैं, ये वादे आपके पूर्ण नहीं किए जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये पोस्ट डेटेड चेक क्या है। तो पोस्ट डेटेड चेक की अगर अपन बात करें, मान के चलिए आज तारीख जैसे 16 है और इस चेक पर हमने जैसे सामने वाले को अगर चेक दिया, उस पर तारीख हमने डाल दी 25, यानी कि 25 तारीख को वह चेक तुम्हारा वह बुना सकता है। और इस चेक की अवधि तुम्हारी लगभग 3 महीने होती है अगर अर्थव्यवस्था में अपन बात करें भारतीय बैंकों में। तो यहाँ पर क्या होता है इनके आधार पर तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा कि ये डेट डाल देंगे तुम्हारी। गांधी जी का कहने का मतलब था ऐसे ही तुम्हें ये लंबी अवधि दे देंगे और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ये जीत भी जाएंगे और तुम्हारा चेक तुम्हारा जब निरस्त हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम्हारे वादों का कोई मतलब नहीं रहेगा जो तुमसे ये वादे किए गए हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा क्या लिखेंगे यहाँ पर, गांधी जी ने क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आता है ये, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, किसे कहा तुम्हारा, क्रिप्स मिशन को। किसे कहा तुम्हारा, क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और नेहरू जी ने तुम्हारा क्या कह दिया, नेहरू जी ने कहा डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू जी ने कहा वैसे ही मर रहा है ये तो, कहा इन पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जर्मनी इटली और जापान वैसे ही इन पे धामच धरे हुए हैं जो तो अपने आप मर जाए, का डूबते हुए बैंक में सहारा देता। तो नेहरू जी ने क्या कहा, डूबते हुए बैंक का डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर दो आते हैं और काफी पॉपुलर कथन है और क्वेश्चन भी इनसे बन चुके हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस वालों ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा अगले मिशन के बारे में, और अगला मिशन आता है तुम्हारा बेबेल मिशन। कौन सा आता है तुम्हारा, बेबेल मिशन या सम्मेलन, कहीं कहीं पर आपको सम्मेलन भी देखने को मिल जाएगा। ये तुम्हारा कब आता है, तो ये तुम्हारा आता है 1942 के बाद, ये तुम्हारा लगभग आएगा तुम्हारा 1945 के आसपास आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये भारत में आता है शिमला में, कहाँ आता है, भारत में शिमला में आता है। गांधी जी इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जनता को क्या करते हैं, बाहर से लीड करते हैं, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा शुरुआत में जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी संविधान सभा का काफी जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे काम हम अधिनियम 1935 के तहत कर सकते हैं, तो फिर एक संविधान सभा की जरूरत क्या है। यहाँ पर मुस्लिम लीग वालों ने भी शुरू में मतलब भाग नहीं लिया था, मतलब मुस्लिम लीग वालों ने भी शुरू में विरोध किया था। तब चर्चिल नामक एक विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा ये एक ऐसा विवाह हो रहा है भैया, इसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि जब मुस्लिम इसमें नहीं शामिल होंगे तो उनको मुस्लिमों को क्या माना गया, दुल्हन माना गया। तो ये कथन किसने कहा है, चर्चिल ने कहा है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि चर्चिल ने क्या कहा, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन तुम्हारी गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं आगे की प्रक्रिया, इसको साफ करता हूं मैं। तीनों मिशन तुम्हारे हो गए, एक हो गया क्रिप्स मिशन, एक हो गया अगस्त प्रस्ताव, और एक हो गया तुम्हारा बेबेल मिशन। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 1945 में, देखिए क्या होता है। और अब देखिए बात है तुम्हारी 29 जुलाई की, कब की बात है, 29 जुलाई 1945 की। और ब्रिटेन में तुम्हारा क्या होता है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता सामने आती है। लेबर पार्टी की सत्ता सामने आती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता क्या आ जाती है, सामने आ जाती है। इस समय अगर अपन बात करें कि ब्रिटेन में तुम्हारा क्या हुआ था, लेबर पार्टी की सत्ता सामने आ गई। ब्रिटेन में अगर अपन बात करें राजा, ब्रिटेन का राजा इस समय कौन था, ब्रिटेन का राजा था तुम्हारा जॉर्ज 6। कौन था, जॉर्ज 6। और यहाँ पर लेबर पार्टी की जो सत्ता सामने आई थी, तो लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री तुम्हारे कौन बने थे, ये बने थे क्लीमेट एटली। कौन बने तुम्हारे, क्लीमेट एटली यहाँ पर प्रधानमंत्री तुम्हारे बन जाते हैं। और यहाँ पर क्लीमेट एटली के बाद अपन देखते हैं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कौन बनते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री की अगर अपन बात करें तो कैबिनेट मंत्री बनते हैं तुम्हारे कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड
पैथिक लॉरेंस। वायसराय की अगर अपन बात करें, वायसराय तुम्हारा कौन बना, तो वायसराय आपके बनते हैं कौन, माउंटबेटन। कौन बनते हैं, माउंटबेटन। और ये तुम्हारे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। साथ में अगर आप लिखना चाहें तो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। ब्रिटिश भारत के बावजूद होने के बावजूद भी इनके अंदर इतनी भलाई थी कि ये समझ चुके थे कि भारतीय लोग अब तुम्हारे कसमसाहट में लगे हुए हैं और स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे हैं। इन्होंने कहा कि 1947 जून 1947 तक इन्होंने घोषणा कर दी कि जून 1947 तक हम भारतीयों को सत्ता उनके हाथ में सौंप देंगे। इसके बाद क्या होता है तुम्हारा, 22 मार्च 1946 को, कब तुम्हारा 22 मार्च 1946 को तुम्हारा क्रिप्स मिशन, वो कैबिनेट मिशन, सॉरी 1946 को तुम्हारा कैबिनेट मिशन कहां पहुंचता है, दिल्ली आ जाता है। कैबिनेट मिशन कहां आ जाता है तुम्हारा, दिल्ली आ जाता है। इस कैबिनेट मिशन में तुम्हारे 3 सदस्य रहते हैं। उनकी ट्रिक क्या है तुम्हारी, काल। बस इसको याद रखिए, कैबिनेट मिशन का काल। तो के से तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएगा। और क्रिप्स तुम्हारे कौन से हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये तुम्हारे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे इस समय। और कौन से अध्यक्ष थे तुम्हारे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और ये तुम्हारे दूसरी बार भारत आए थे। पहली बार आपको ध्यान हो, अगर मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन लेकर आए थे 1942 में। कई बार क्वेश्चन बनाया है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स कितनी बार आए, तो 2 बार आए थे ये, ठीक है। दूसरा ए से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। पूरा नाम क्या है, ए भी अलेक्जेंडर। और ये तुम्हारे नौसेना के मंत्री हुआ करते थे, नौसेना मंत्री। इसके बाद तुम्हारे लॉ से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, तो लॉ से तुम्हारे एल से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और लॉरेंस ये तुम्हारे भारतीय सचिव बनकर आए थे। ये तुम्हारे क्या बनकर आए थे, तुम्हारे भारतीय सचिव बनकर आए थे। इन्होंने अगर अपन बात करें 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव रखा। अब कैबिनेट मिशन का तुम्हारा प्रस्ताव क्या था, तो इन्होंने कहा, पहला पॉइंट, कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, क्या कहा इन्होंने, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष तरीके से तुम्हारा चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कैसा, मतलब इसमें आप और मैं भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब इसमें जनता सीधे एमपी या एमएलए को चुनेगी और ये एमपी एमएलए ही तुम्हारा राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य को चुन सकते हैं। इसके बाद तुम्हारा बात कर लेते हैं तुम्हारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब इसमें 18 वर्ष से उम्र, जो 18 वर्ष के होंगे वही इसमें वोट दे सकते हैं, इससे नीचे के नहीं दे सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 326 में है, जैसा कि मैं आपको पिछले में वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगला तुम्हारा इसमें क्या कह दिया इन्होंने, आनुपातिक प्रणाली के द्वारा मतदान होगा। आनुपातिक प्रणाली के द्वारा मतदान तुम्हारा होगा। तो ये इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे। अब यहां पर इनके प्रस्तावों को तुम्हारा 16 जून 1946 को, 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को क्या मिल जाती है, मंजूरी। कैबिनेट मिशन को स्वीकृति मिल गई, ठीक है। कैबिनेट मिशन को स्वीकृति मिल गई। इनके तुम्हारे जो पॉइंट थे, जो प्रस्ताव थे, उनको स्वीकार कर लिया गया। अब इनको तुम्हारा जुलाई अगस्त में चुनाव कराने हैं। अब इनको चुनाव कराने कब, जुलाई अगस्त में। इसके अनुसार जुलाई अगस्त में चुनाव कराने हैं इनको, जुलाई अगस्त में चुनाव कराने हैं। शुरुआत में अगर अपन बात करें, इस समय भारत में 565 देशी रियासतें, 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। और यहाँ पर 565 देशी रियासतों का एकीकरण करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। अब यहाँ पर 389 सदस्यों पर चुनाव होने थे। पूरा इन्होंने मतलब कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों की एक मतलब भूमिका बनाई। इन्होंने कहा कि 389 सदस्यों पर अपन चुनाव करेंगे। शुरुआत में इन्होंने मुस्लिम लीग को भाई साहब शामिल नहीं किया। तो मुस्लिम लीग वालों ने, अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। जब इन्होंने यह मनाया तो भाई साहब इनको शामिल कर लिया गया। फिर अब शामिल कर लिया गया, अब कैसे देखिए, 389 सदस्यों पर चुनाव होने हैं, ठीक है। 389 सदस्यों में अगर अपन बात करें, इसके दो वर्गीकरण किए गए। दो वर्गीकरण कैसे? एक था तुम्हारा 93 सदस्य देशी रियासतों से, 93 सदस्य तुम्हारे कहां से? देशी रियासतों से, क्योंकि इस समय हमारी जो संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से निर्वाचित और कैसी थी? मनोनीत थी। तो संविधान सभा कैसी थी? यहां पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा कैसी थी। तो संविधान सभा हमारी कैसी? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और क्या थी? मनोनीत थी हमारी संविधान सभा। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत थी। जैसा कि अभी अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और वर्तमान में तुम्हारे 4 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। किस किस क्षेत्र में करते हैं? सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, इन क्षेत्रों में ये मनोनीत करते हैं। लेकिन पहले क्या था? 93 सदस्य तक ये मनोनीत कर सकते थे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर 296 प्रांतों से सदस्य लिए गए, 296 प्रांतों से सदस्य लिए गए। अब यहाँ पर थोड़ा मैं इधर साफ करूंगा, इधर लिखूंगा। अब देखिए 296 सदस्य लिए गए। अब यहाँ पर ये वर्गीकरण तो लागू होगा नहीं, क्योंकि इनको तो सीधी संविधान में चाहे चुनाव लड़े या नहीं लड़े, डायरेक्ट इनको संविधान में 93 सदस्यों को स्थान मिलने वाला था। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं 296 में, 296 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी दो वर्गीकरण थे। 292 तो प्रांतों से थे, ठीक है, और 4 तुम्हारे कमिश्नरी प्रांत से थे। 4 कहां से थे? कमिश्नरी प्रांतों से थे। 4 कमिश्नरी प्रांतों से मतलब यहाँ पर अंग्रेज 4 कमिश्नरी प्रांतों में बैठे थे। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से? यहाँ पर दिल्ली, अजमेर, और अजमेर में ही तुम्हारा कौन? मारवाड़। और इसके बाद तुम्हारा कुर्ग, कुर्ग तुम्हारा कहाँ आता है? कर्नाटक में। और इसको कुर्ग को क्या कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, याद रखिए इसको। इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो ये तुम्हारे 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। अब यहाँ पर 296 सीटों का इन्होंने वर्गीकरण कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं इन्होंने किस किस को शामिल किया गया था इसमें। सामान्य, ठीक है, मुस्लिम लीग, क्योंकि इनको ये शामिल करना जरूरी था, इनको अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने मना दिया था। इसके बाद सिखों को इसमें शामिल किया गया। अब देखते हैं सामान्य के लिए इन्होंने 213 सीट निर्धारित की, मुस्लिम लीग के लिए इन्होंने 75 सीट निर्धारित की, और सिखों के लिए इन्होंने 4 सीट निर्धारित की। अब यहाँ पर क्या होता है, जब रिजल्ट आता है, अब यहाँ पर अपन लिखेंगे रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट तुम्हारा क्या रहा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सामान्य में कांग्रेस तुम्हारी 208 सीटों के साथ विजय होती है। मुस्लिम लीग को 75 में से 73 सीट मिलती हैं, और निर्दलीय की अगर अपन बात करें, निर्दलीय तुम्हारे 8 सीट लेकर आते हैं, और अन्य की बात करें ये 7 सीट लेकर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिली है, तो ये 2 सितंबर को, कब? 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। अंतरिम सरकार का जब इन्होंने गठन किया, तब इनके पास सदस्य कितने शामिल थे? तो इनके पास तुम्हारे 9 सदस्य शामिल थे। इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग को भैया समर्थन तो देना ही है, 73 सीटें किसी ना किसी को देंगे, तो इन्होंने तुम्हारा क्या किया, 13 अक्टूबर 1946 को इन्होंने मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, और अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इन्होंने अपने कितने सदस्य शामिल किए? तो 5 सदस्य शामिल किए। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखें तो अंतरिम सरकार में तुम्हारे 14 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्य हो गए। जरा अब उन सदस्यों को देखिए, क्योंकि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल से संबंधित आपके प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर इसको साफ करने के बाद कौन कौन से सदस्य थे उनको आप एक बार देख लीजिए, और मेरे साथ उनको याद भी कर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं, एक है तुम्हारे कौन? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। दूसरे तुम्हारे बात करें सरदार पटेल। तीसरे अगर अपन बात करें सी गोपालाचारी।
चौथे की अगर अपन बात करें सी एस भाभा। पांचवें की अगर अपन बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। छठवें की अगर अपन बात करें आसफ अली। सातवें की अगर अपन बात करें तो कौन थे, गजनफर अली खां। ठीक है, गजनफर अली खां। आठवें की बात करें लियाकत अली। नौवें की अगर अपन बात करें तो तुम्हारे हो जाएंगे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। दसवें की अपन बात करें जगजीवन राम। जगजीवन राम। 11वें की बात करें तो आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर। 12वें की बात करें अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार। इसके बाद अपना 13वें की अगर अपन बात करें और 14वें की बात करें, दो तुम्हारे कौन है, एक तो तुम्हारे ये हो गए लियाकत अली हो गए, एक आई चुंडीगढ़ हो गए, और एक है तुम्हारे जॉन मथाई। जॉन मथाई। एक तुम्हारे और हैं, उनको और बताते हैं अभी। बलदेव सिंह। एक तुम्हारे कौन है, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। तो ये मंत्रिमंडल में तुम्हारे 14 नेता थे। कितने नेता थे तुम्हारे, 14 नेता तुम्हारे ये मंत्रिमंडल में तुम्हारे हुआ करते थे इस समय। 14 नेता थे। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे कि कौन से पे कौन सा विभाग था। तो रा से अगर अपन बात करें, रा से हो जाएगा तुम्हारा राष्ट्रमंडल। रा से क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, और तुम्हारे विदेशी मामले। तो इनके तुम्हारे कौन थे, तुम्हारे इनके थे तुम्हारे पंडित नेहरू। इसके बाद सरदार पटेल का अपन मंत्रिमंडल कैसे याद करेंगे, इन पर क्या था, तो सा से तुम्हारा क्या बनेगा, सूचना। और सूचना किसकी, गृह सूचना। तो ये किसके थे तुम्हारे, गृह सूचना। और पा से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रसारण। तो क्या हो जाएगा, गृह सूचना और प्रसारण का विभाग इन पर था। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी में सी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, शिक्षा। और जहां पर शिक्षा होती है वहां पर कला भी होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनको क्या मिला था, शिक्षा और कला। इसके बाद सी एस भाभा। अब भाभा से अगर अपन बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, और ये हमारी क्या है, शक्ति। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं, इनको एक विभाग कौन सा मिला था, शक्ति। ठीक है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं एस। एस फोर तुम्हारा शाहरुख खान या सलमान खान। तो इनको क्या मिला था, खान। खान विभाग इनको मिला था। दूसरा सी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य। सी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्य। तो इनके पास 3 विभाग थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद। तो भाई साहब किसानों को प्रसाद कब मिलेगा, जब वो कृषि करेंगे। और कृषि किसके लिए करेंगे, खाद्य आपूर्ति के लिए करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद किसके थे, तुम्हारे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आसफ अली। तो अली में तुम्हारा ला छुपा है किसका, रेलवे का। तो इनके पास क्या था, रेलवे परिवहन। क्या था इनके पास, रेलवे परिवहन। इसके बाद बात कर लेते हैं गजनफर अली खान। भाई साहब खान साहब आ गए। खान साहब का स्वास्थ्य बढ़िया है, क्या है, ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, हेल्थ अच्छी खासी है। तो ये किसके थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, ये स्वास्थ्य मंत्री थे ये। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं लियाकत अली। लियाकत अली मतलब लिया भैया, लिया। लिया मतलब क्या, पैसा। और अर्थव्यवस्था में पैसा को क्या कहते हैं, वित्त, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये किसके मंत्री थे, तुम्हारे वित्त मंत्रालय के मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। अब देखिए कहीं अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर टेंट वगैरह लगा होता है, और टेंट वगैरह लगा रहता है, तो इसमें क्या होता है, मंडल। इसको क्या बोलते हैं अपन, मंडल। और मंडल के नीचे तुम्हारा क्या होता है, विवाह। और विवाह किससे होता है, तुम्हारा कानूनों के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधि विधान के साथ होता है। तो ये किसके हो जाएंगे, तुम्हारे जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जगजीवन राम। अब राम की अगर अपन बात करें तो लंका विजय के लिए इन्होंने भैया, इनके साथियों ने काफी श्रम किया था, पत्थर वगैरह उठाकर लाए थे, पुल बनाया था, तो श्रम किया। तो इनसे क्या हो जाएगा, श्रम मंत्रालय। जगजीवन राम के पास कौन सा था, श्रम मंत्रालय। आई चुंदरीगर। अब आई चुंदरीगर मतलब मैं तो चुनरी ओढ़ के आई तू बीड़ा बजा। तो ये किसके थे, वाणिज्यिक विभाग के मंत्री थे। कौन से थे ये, वाणिज्यिक विभाग के ये मंत्री थे। इसके बाद अब्दुल रब निस्तार। भाई साहब अब्दुल जो है, देखो निस्तार, इसमें तार में ही तुमको दिखाई दे रहा है। तार मतलब किसी को पत्र भेजना। पत्र किसके द्वारा भेजोगे,
या तो डाक के द्वारा अपन पत्र भेजेंगे या अपन तुम्हारा वायुयान के द्वारा खबर भेजेंगे। तो यहाँ पर ये किसके मंत्री थे तुम्हारे, डाक और वायुयान के, डाक और वायुयान। अगर ये भी नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख दो संचार व्यवस्था के, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं जॉन मथाई। तो ना से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नागरिक पूर्ति, ना से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नागरिक पूर्ति, और मथाई मतलब होता है तुम्हारा उद्योग। तो ये किस किस के मंत्री थे तुम्हारे जॉन मथाई, उद्योग और नागरिक पूर्ति के। अब बलदेव सिंह, अब बलदेव से अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो बलदेव यानी कि बलदाऊ, बलदाऊ कौन थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और इन्होंने क्या किया था लास्ट में, जब महाभारत में आपने देखा होगा कि भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध चल रहा था, और जब भीम तुम्हारा कमर से नीचे प्रहार कर रहा था तो बलदाऊ जी ने क्या कहा कि मैं उस व्यक्ति को स्वयं दंड दूंगा जो गदा युद्ध का पालन नहीं करेगा। तो मतलब ये किसकी रक्षा करने आए थे, दुर्योधन की। तो बलदेव सिंह कौन हो गए तुम्हारे, रक्षा मंत्रालय के मंत्री। तो इस तरीके से मैंने आपको अंतरिम सरकार के 14 मंत्रिमंडल को याद करा दिया। चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखिए अब आगे यहाँ पर क्या होता है, मंत्रिमंडल बन गया, अंतरिम सरकार बन गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को एक योजना आती है, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना आती है, 3 जून 1947, कौन सी योजना तुम्हारी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या था, जैसा कि मैंने बताया था कि माउंटबेटन तुम्हारे जो बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या वादा किया था, भारतीयों को जून 1947 से पहले स्वतंत्रता दे देंगे, यानी कि सत्ता उनके हाथ में सौंप देंगे। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 2 माह तक भारतीय नेताओं के संग में, 2 माह तक भारतीय नेताओं के संग में तुम्हारी गहन बातचीत होती है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष इसका निकलता है विभाजन। निष्कर्ष क्या निकलता है, विभाजन। और विभाजन किसका, तुम्हारा संविधान सभा का और भारत का विभाजन होना है। इसको स्वीकार किसने किया था, इस विभाजन को, तो विभाजन को तुम्हारा स्वीकार किस किसने किया था, पंडित नेहरू थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित नेहरू, ठीक है, गांधी जी थे। इसके बाद तुम्हारे जेपी कृपलानी थे। कौन थे तुम्हारे, जेपी कृपलानी थे। और अगर अपन बात करें खान गफ्फार अब्दुल खान, खान गफ्फार अब्दुल खान, खान गफ्फार अब्दुल खान, इनको खुदाई खिदमतगार की उपाधि कांग्रेस वालों ने दी थी। और ये लाल कुर्ती सेना के अध्यक्ष थे। इनका एक तुम्हारा दल था लाल कुर्ती सेना, उसके अध्यक्ष थे तुम्हारे। तो इन चारों ने तुम्हारा संविधान सभा के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा इस योजना को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। क्वेश्चन बनता है कि माउंटबेटन योजना को, 3 जून की माउंटबेटन योजना को स्वीकृति कब मिली, तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा पुनर्गठन और विभाजन किया गया, ठीक है। अब चुनाव तो हो चुके, अब विभाजन पुनर्गठन हुआ। अब यहाँ पर अपन देखते हैं पहले तुम्हारे सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे। इनमें अपन ने देखा था कि 296 तुम्हारे प्रांतों से थे और 93 तुम्हारे कहाँ थे, देसी रियासतों से थे। 93 कहाँ से थे, तुम्हारे देसी रियासतों से थे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, विभाजन हो गया, ये स्थिति होगी तुम्हारी पहले की। अब देखिए अब स्थिति क्या बनी, विभाजन के बाद माउंटबेटन योजना हो गई, स्वीकृति मिल गई स्वतंत्रता अधिनियम के बाद। अब स्थिति क्या हो गई, अब सदस्य रह गए तुम्हारे कितने, 299। इसमें अगर अपन बात करें तुम्हारे प्रांतों से कितने आ गए, 229, ठीक है। देसी रियासतों से कितने रह गए, अब 70 अब देसी रियासतों से रह गए। अब बाद बाकी के जो सदस्य हैं वह तुम्हारे कहाँ गए, पाकिस्तान। अब किताबों में लिखा हुआ है कि 89 सदस्य पाकिस्तान गए। भाई साहब अब मेरे को देख के ईमानदारी से बताओ एक सीट का झोल कहाँ पड़ रहा है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत सर्च कर लिया मैंने। अब देखिए 296 में से तुम 229 घटाओ, कितने बचेंगे, 67, ठीक है। 93 में से तुम 70 घटाओ, कितने बचेंगे तुम्हारे, 23। और 67 और 23 का अगर जोड़ करोगे तो बैठेगा कितना, 90। तो भाई किताबों में इन्होंने 89 सदस्य कहाँ से लिख दिए। यदि आपके पास एक सदस्य का झोल हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया।
तो यहाँ पर ये सदस्य तुम्हारे कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। कितने सदस्य चले गए पाकिस्तान, 90 सदस्य मेरी नजर में। अगर किताब की दृष्टि से देखोगे तो 89 सदस्य पाकिस्तान में जा रहे हैं। ठीक है, आपको 89 याद रखना भाई, क्या है कि किताब में दिए गए 89, लेकिन मेरे हिसाब से तो 90 बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पर ये जो पाकिस्तान चलेगा, अब यहाँ पर एक मुद्दा हो गया खड़ा। क्या हो गया, जो तुम्हारे भीमराव अंबेडकर हैं वह तुम्हारे पूर्वी बंगाल में जेसुर कुलना सीट से तुम्हारे विजयी हुए थे। कहां से हुए थे, जेसुर कुलना सीट से। अब ये सीट भैया विभाजन के बाद पहुंच गई कहां, पाकिस्तान में। अब भीमराव अंबेडकर भाई साहब गुस्सा हो गए कि मुझे अब कोई पद मिलेगा नहीं, सीट मेरी चली गई। अब यहाँ पर बरार के सीएम थे तुम्हारे कौन, राजेंद्र प्रसाद जो बरार के सीएम थे, इन्होंने इनको दोबारा बॉम्बे सीट से चुन लिया। ठीक है, क्योंकि ये गुस्सा हो रहे थे, इनसे कह दिया भाई साहब भीमराव सद जाओ, तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई है, और इनसे कहा गया और इनको बॉम्बे सीट से दोबारा चुना गया। अब यहां पर अगर अपन बात करें, बॉम्बे सीट में पहले एम.आर. जयकर तुम्हारे तैनात थे पद पर, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, तुम्हारा पूर्वी बंगाल से जेसुर कुलना सीट से भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर तुम्हारे चुने गए थे। विभाजन के बाद ये सीट आपकी कहाँ गई, विभाजन के बाद ये सीट गई पाकिस्तान। इसके बाद तुम्हारा दूसरी बार ये कहाँ से चुने गए, तो दूसरी बार ये चुने गए तुम्हारे कहाँ से, बॉम्बे सीट से। कहाँ से चुने गए, बॉम्बे सीट से। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। और इनसे पहले अगर अपन बात करें, इनसे पहले बॉम्बे सीट पर कौन थे, तो बॉम्बे सीट पर थे तुम्हारे एम.आर. जयकर। ठीक है, एम.आर. जयकर, इन्होंने क्या कर दिया, पद छोड़ दिया अपना भैया। किसके कहने पर, राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, क्योंकि बरार के ये सीएम थे और इन्होंने अपना पद छोड़ दिया इनके कहने पर। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि संविधान सभा में अगर अपन बात कर लेते हैं, तुम्हारा 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद अली और जिन्ना, इन्होंने भाग नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये ऐसे थे बेचारे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे, इन्होंने संविधान सभा में तुम्हारा भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, पहले यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गए। अब इसको अपन देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा सामने। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रतिनिधि कितने चुने गए थे। 389 सीटों पर जब चुनाव हुआ था तो एससी से कितने चुने गए थे। एससी से अगर अपन बात करें, एससी से तुम्हारे 26 सदस्य चुने गए थे। एसटी से बात करें 33 सदस्य चुने गए थे। और तुम्हारा एमपी से तुम्हारे कितने चुने गए थे, 17 चुने थे। कहीं कहीं ये तुम्हारे 19 भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, किताबों में। तो यहाँ पर 17-19 दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं पारसी समुदाय। कौन सा, तुम्हारा पारसी समुदाय से तुम्हारे कौन चुने गए थे, पीएच मोदी चुने गए थे। ठीक है, पारसी समुदाय से कौन चुने गए थे, पीएच मोदी चुने गए थे। एंग्लो इंडियन सीट से कौन चुने गए थे, एंग्लो इंडियन सीट से तुम्हारे कौन चुने गए थे, तो फ्रैंक जे एंथोनी। कौन चुने गए थे, फ्रैंक जे एंथोनी तुम्हारे चुने गए थे। कहां से, एंग्लो इंडियन सीट से। ये भैया कहां के थे, ये थे तुम्हारे जबलपुर के, और 7 बार लोकसभा में ये मनोनीत होकर आ चुके हैं। कितनी बार, 7 बार। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे महिलाएं कितनी थी भैया। महिलाओं की बात करें तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी तुम्हारी, 15 महिलाएं थी। भाई अगर अपन बात करें तुम्हारा रियासतों की बात कर लेते हैं। रियासतों से कौन कौन, तो संयुक्त प्रांत, जैसे आज अपन बोलते हैं क्या, उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से तुम्हारे 55 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, और तुम्हारा सीपी बरार यानी कि मध्य प्रदेश, यहां से कितने चुने गए थे, यहां से तुम्हारे 17 सदस्य चुने गए थे। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा प्रांतों से हो गए तुम्हारे ये। ठीक है, इसके बाद तो तुम्हारे भोपाल से, ठीक है, भोपाल से 1, ठीक है, ग्वालियर से तुम्हारे कितने चुने गए थे, 4। और तुम्हारे मैसूर से अगर अपन बात करें, मैसूर से तुम्हारे 7 सदस्य चुने गए। सबसे ज्यादा मैसूर रियासत से तुम्हारे सदस्य चुने गए थे। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि महिलाएं 15 कौन कौन सी थी। क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो एक ट्रिक है भैया, अगर सुनोगे तो आपको 15 महिलाएं वर्ड टू वर्ड याद होंगी। ट्रिक क्या थी, देखिए 15 महिलाओं को याद करने की ट्रिक क्या है मेरे पास। तो पंडित ने, ट्रिक लिख लीजिए, पंडित ने राजकुमारी
पंडित ने राजकुमारी सरोज को, पंडित ने राजकुमारी सरोज को सचेत करते हुए कहा, दुर्गा की लीला से, पूर्णिमा की लीला से, पूर्णिमा की लीला से दुर्गा हंसी, पूर्णिमा की लीला से दुर्गा हंसी। तो पूर्णिमा की लीला से दुर्गा हंसी, कमला की राय मालती ने मानी, कमला की राय मालती ने मानी। तो बेगम के स्वामी रोने लगे, तो बेगम के स्वामी रोने लगे। इस एक ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप 15 महिलाओं को आसानी से याद करने लगेंगे। ट्रिक क्या है? पंडित ने राजकुमारी सरोज को सुचेत करते हुए कहा कि पूर्णिमा की लीला से तो दुर्गा हंस गई, कमला की राय मालती ने मान ली और बेगम के स्वामी रोने लगे। अब देखिए पंडित से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कौन कौन से वर्ड से तुम्हारी बनेगी महिला? पंडित से बनेगा, राजकुमारी से बनेगा, सरोज से बनेगा, सुचेत से बनेगा, पूर्णिमा से बनेगा, ठीक है, लीला से बनेगा, दुर्गा से बनेगा, हंसी से बनेगा, कमला से बनेगा, राय से बनेगा, मालती से बनेगा, मानी से बनेगा, बेगम से बनेगा और रोने से। ये तुम्हारी 15 महिलाएं बनेंगी। देखिए पंडित से अगर अपन बात करें तो पहली महिला अपनी पंडित से कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी विजया लक्ष्मी पंडित। पहली महिला तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। दूसरी महिला की अगर अपन बात करें राजकुमारी अमृता कौर, दूसरी कौन हो जाएगी तुम्हारी? राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। तीसरी अपन बात करें सरोजनी नायडू, तीसरी कौन हो जाएगी तुम्हारी? सरोजनी नायडू। ये आवाज कैसी आ रही, बंद करो। सरोजनी नायडू। चौथी अगर अपन महिला की बात करें, चौथी कौन सी हो जाएगी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। पांचवें की अगर अपन बात करें पूर्णिमा बनर्जी, पांचवी कौन हो जाएगी तुम्हारी? पूर्णिमा बनर्जी। छठवीं की अगर अपन बात करें, छठवीं तुम्हारी कौन हो जाएंगी? लीला रे, छठवीं कौन हो जाएंगी तुम्हारी? लीला रे। अब बात कर लेते हैं सातवीं की, सातवीं कौन है? दुर्गा, तो जी दुर्गा बाई, कौन हो जाएंगी तुम्हारी? ये जी दुर्गा बाई। आठवीं की अगर अपन बात करें हंसी से क्या हो जाएंगी? हंसा मेहता, आठवीं कौन सी हो जाएंगी तुम्हारी? हंसा मेहता। नौवीं की अगर अपन बात करें कौन हो जाएंगी तुम्हारी? कमला से कमला चौधरी, कमला से कौन हो जाएंगी? कमला चौधरी। राय से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? रेणुका राय, कौन हो जाएंगी तुम्हारी? रेणुका राय। मालती से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? मालती चौधरी, मालती से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? मालती चौधरी। मानी से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? मानी से हो जाएंगी तुम्हारी दक्ष यानी वेल्यादुन, दक्ष यानी वेल्यादुन। बेगम से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? तो बेगम से हो जाएंगी तुम्हारी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में शामिल होती हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं स्वामी से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? स्वामी, स्वामी से हो जाएंगी तुम्हारी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। और रोने से तुम्हारी कौन हो जाएंगी? रीन, रोने से तुम्हारी रीन। और रीन का पूरा नाम क्या है? एनी मैस्क रीन, क्या है तुम्हारी? एनी मैस्क रीन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरी 15 महिलाएं याद कर सकते हैं। अब थोड़ा इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके व्यक्तित्व के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। तो यहां पर ऊपर का थोड़ा मैं साफ करूंगा। अब देखिए यहां पर पहले अपन बात कर लेते हैं विजया लक्ष्मी की, विजया लक्ष्मी की, जय सचिन बार। विजया लक्ष्मी की अगर अपन बात कर लें तो विजया लक्ष्मी में अपन देखें सबसे पहले फैक्ट इनका, ये नेहरू जी की बहन थी। क्या थी ये? नेहरू जी की बहन थी। दूसरा फैक्ट अगर अपन देखें 1900, वो पहले अपन देखें, दूसरा फैक्ट तुम्हारा कैबिनेट मंत्री बनने वाली, कैबिनेट मंत्री बनने वाली तुम्हारी पहली महिला, कैबिनेट मंत्री बनने वाली तुम्हारी ये पहली महिला। तीसरी अगर अपन बात करें तुम्हारी कौन थी? तो 1937 में, 1937 में संयुक्त प्रांत, 1937 में तुम्हारा संयुक्त प्रांत की विधानसभा सीट, संयुक्त प्रांत की विधानसभा सीट, संयुक्त प्रांत की विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर, ठीक है, निर्वाचित होकर या नियुक्त होकर कौन बनी है? स्वास्थ्य मंत्री बनी। कौन बनी है तुम्हारी? स्वास्थ्य
मंत्री बनी थी 1953 में। चौथा फैक्ट तुम्हारा 1953 में यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। ये तुम्हारे मुख्य पॉइंट हो गए किसके विषय में, विजया लक्ष्मी के विषय में। अब बात कर लेते हैं तुम्हारी दूसरी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, अब देखिए इनके विषय में फैक्ट तुम्हारे क्या हैं। तो ये 1947 से 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। 1947 से 1957 तक क्या रही हैं ये, स्वास्थ्य मंत्री। दूसरा इनके विषय में फैक्ट है समान नागरिकता का अधिकार। समान नागरिकता का अधिकार, इसका इन्होंने क्या दिया था, समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव का इन्होंने क्या दिया था, तुम्हारा समर्थन दिया था। समर्थन देने वाली पहली महिला कौन है, तुम्हारी राजकुमारी अमृता कौर। अब समान नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, मैंने आपको अनुच्छेद पूरे कराए हैं 1 से लेकर 395 तक। तो ये है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 44 में, याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारी तीसरी महिला की, सरोजिनी नायडू की, ठीक है। सरोजिनी नायडू के विषय में अपन देख लेते हैं तुम्हारा क्या है, सरोजिनी नायडू के विषय में देखते हैं थोड़ा। तीसरी महिला अपनी सरोजिनी नायडू। अब देखिए सरोजिनी नायडू के विषय में 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। कौन बनी है तुम्हारी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू तुम्हारी बन चुकी हैं। अगर पहली महिला की अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तुम्हारा, इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, भारत की स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ये भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। और कहाँ की बनी थी ये, यूपी की बनी थी। ये इनके संबंध में फैक्ट हो गए। चौथी अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा सुचेता कृपलानी की। तो सुचेता कृपलानी की अगर अपन बात करें, इनके विषय में आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, सुचेता कृपलानी इनके विषय में आपको एक फैक्ट क्या याद रखना है, तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। और कहां से बनी थी ये तुम्हारी मुख्यमंत्री, तो ये बनी थी तुम्हारी यूपी से। तो ये तुम्हारी 1, 2, 3, 4 महिलाओं के विषय में आपको ये जानकारी याद रखनी है। और पांचवी बेगम एजाज रसूल के बारे में आपको क्या जानकारी रखनी है, ये पहली भारतीय मुस्लिम महिला हैं जो संविधान सभा में तुम्हारी शामिल हुई थी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे मध्य भारत में नेता, कौन कौन से नेता तुम्हारे मध्य भारत में थे। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं मध्य भारत के नेता। मध्य भारत में नेता तुम्हारे कौन थे, तो ये थे विनायक सीताराम सरवटे, ठीक है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रांत यानी कि सीपी बरार से कौन कौन से नेता तुम्हारे चुनकर आए थे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाकर रखी है, आपको सारा कंटेंट अच्छे से याद हो जाए इसके लिए। तो क्या है ट्रिक तुम्हारी, राजकुमारी भगत के मंडल में हरि सिंह के लाल को पालकर देश में रही, ठीक है। अब देखिए राजकुमारी से क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। भगत के मंडल से हो जाएगा तुम्हारा भगवंत मंडलोई, ठीक है। हरि सिंह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हरि सिंह गौर। और ये कहाँ के थे तुम्हारे, हरि सिंह के लाल को पालकर, ठीक है। हरि सिंह गौर हो जाएंगे। लाल से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, लाल से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, लाल सिंह, ठीक है। और लाल सिंह को पालकर, तो लाल सिंह तुम्हारे पाल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, भोपाल। कहाँ के थे भैया ये, भोपाल के। देश से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देश से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अवधेश प्रताप सिंह। और अवधेश प्रताप सिंह तुम्हारे कहाँ के थे, तो ये थे तुम्हारे विंध्य
प्रदेश के। तो ये तुम्हारे सीपी बरार से चुने गए नेता थे। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारे मुख्य नेता इस समय कौन कौन से थे। मुख्य नेता, मुख्य नेता, तो मुख्य नेता को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, अबे अपना बल महाराष्ट्र में दिखा, ठीक है, दिखाओ, जरासंध से तुम हार जाओगे, जरासंध से तुम हार जाओगे। अब देखिए अबे से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अम्बेडकर, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये दोनों तुम्हारे कहाँ के थे, तो ये दोनों थे तुम्हारे महाराष्ट्र के, ये दोनों कहाँ के थे, तुम्हारे महाराष्ट्र के। इसके बाद जा से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और रा से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर देखिए जवाहरलाल नेहरू थे तुम्हारे संघ, संघ यानी कि तुम्हारे संयुक्त प्रांत के, कहाँ के थे ये, संयुक्त प्रांत के थे। और राजेंद्र प्रसाद तुम्हारे देखो हार, हार यानी कि बिहार, कहाँ के थे ये, तुम्हारे बिहार के थे। तो ये तुम्हारे हो गए कुछ मुख्य नेता, ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं, तुम्हारा यहाँ पर नेता हो गए। अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा में तुम्हारा शामिल कौन कौन नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था शामिल कौन कौन नहीं हुआ, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं शामिल नहीं होने वाले लोग, ठीक है, शामिल कौन कौन नहीं हुआ। एक अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये शामिल नहीं हुए। दूसरा तुम्हारा अगर अपन बात करें तो जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और तुम्हारे तेज बहादुर, तेज बहादुर सप्रू, क्वेश्चन बना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इनके भी नाम लिखा दिए। तो ये दोनों व्यक्ति भाई साहब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के कारण ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में अपन बात कर लेते हैं, तुम्हारा संविधान सभा कैसे कैसे बनी, कब कब कौन सी बैठक हुई, उनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। निर्माण प्रक्रिया संविधान सभा की, संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तुम्हारा संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का, संविधान सभा का गठन तुम्हारा कब हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा 6 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के गठन को किसने स्वीकारा, तो यहाँ पर अपन बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, स्वीकारा, स्वीकारा किसने था तुम्हारा, तो लिन लिथगो गवर्नर था, कौन, लिन लिथगो, लिन लिथगो गवर्नर था, इसने तुम्हारे संविधान सभा के गठन को स्वीकारा। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा संविधान सभा की बैठक को, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक संबोधित किसने की, पहली बैठक संबोधित किसने की, तो ये थे तुम्हारे जेपी कृपलानी, कौन थे तुम्हारे, जेपी कृपलानी, इन्होंने संविधान सभा की बैठक को तुम्हारा संबोधित किया। बात कर लेते हैं तुम्हारा संविधान सभा की पहली बैठक तुम्हारी कब हुई, तो 1952 में हुई, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक तुम्हारी कब हुई, 1952 में हुई। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं संविधान सभा में तुम्हारा सत्र कितने हुए, कुल सत्र, कुल सत्र की बात करें तो कुल सत्र 12 थे। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं पहले सत्र की, पहले सत्र और पहली बैठक, वो पहली बैठक, ठीक है, पहले सत्र और पहली बैठक की बात करें तो कब हुई तुम्हारी, 9 दिसंबर 1946 की, ठीक है। संसद की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक तुम्हारी कब हुई है, तो 1952 में हुई है, कब हुई है तुम्हारी, संसद की पहली बैठक तुम्हारी 1952 में हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने इसकी बैठक बोल दी, लेकिन संसद की पहली बैठक कब हुई, 1952 में। तो तुम्हारे पहला सत्र और पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अब इस बैठक में कितने सदस्य आने थे, इस बैठक में सदस्य आने थे आपके 211, 12 महिलाएं आनी थी, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें सदस्य आए कितने, 207 सदस्य आए और 10 महिलाएं आई।
इसके बाद बात कर लेते हैं जो पहला सत्र होता है इसमें तुम्हारा अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ये प्रक्रिया अभी भी है। सत्र की जो पहली बैठक होगी वहां पर अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो यहां पर किसे चुना गया था? पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को, और उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? फ्रैंक जे एंथोनी, फ्रैंक जे एंथोनी को चुना था। ये भाई साहब जबलपुर के थे, अभी अपन चर्चा कर आ चुके हैं क्योंकि ये तुम्हारे पीछे भी चुने जा चुके हैं। ठीक है, पीछे अपन ने इनके बारे में बता दिया था वीडियो में, देख लेना आराम से। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा दूसरी बैठक। दूसरी बैठक तुम्हारी कब होती है? तो 10 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी बैठक कब होती है? 10 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में अगर अपन बात करें, सदस्य होते हैं तुम्हारे 15 और एक महिला होती है, एक महिला होती है और 15 कितने होते हैं? सदस्य। इन 15 सदस्यों में तुम्हारे 2 सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है KM मुंशी और दूसरे सदस्य की बात करें ये हैं तुम्हारे N गोपाला स्वामी, N गोपाला स्वामी। और जो एक महिला थी इनका नाम है तुम्हारा G दुर्गाबाई। अब इस समिति का कार्य क्या था? इस समिति का कार्य था स्थायी अध्यक्ष चुनना। इस समिति का कार्य क्या था तुम्हारा? स्थायी अध्यक्ष चुनना इस समिति का कार्य था। अब यहां पर अपन देखिए, पहली बैठक हो गई, दूसरी बैठक हो गई। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी, ये तो पहली महत्वपूर्ण बैठक हो गई, यहां पर अपन लिखते थे महत्वपूर्ण, पहली महत्वपूर्ण बैठक। ठीक है, दूसरी वाली महत्वपूर्ण बैठक इतनी नहीं थी। अब तीसरी वाली जो महत्वपूर्ण बैठक होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन क्रम में तीसरी। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे अपन? दूसरी महत्वपूर्ण लेकिन क्रम में तीसरी, लेकिन क्रम में तीसरी। ये बैठक तुम्हारी कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी दूसरी, इसमें तुम्हारा स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया तुम्हारा? राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो उपाध्यक्ष क्रम से 2 चुने गए थे। एक थे तुम्हारे कौन? HC मुखर्जी, HC देख लेना आप, मुखर्जी ही है शायद, HC मुखर्जी। ठीक है, और तुम्हारा दूसरे हैं तुम्हारे BT कृष्णमाचारी, BT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये तुम्हारे जो HC मुखर्जी थे ये तुम्हारे बंगाल सीट से इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और BT कृष्णमाचारी थे, इन्होंने तुम्हारा जयपुर से शेष भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हो गई। अब बात दूसरी कौन सी है? महत्वपूर्ण, लेकिन क्रम में कौन सी है? तीसरे नंबर की है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी अगली बैठक के बारे में। अगली बैठक के बारे में बात कर लेते हैं तुम्हारी। तो अगली बैठक क्रम में तुम्हारी बात करेंगे महत्वपूर्ण तीसरी, तीसरी महत्वपूर्ण, तीसरी महत्वपूर्ण, लेकिन क्रम में पांचवी बैठक। ये क्वेश्चन तुम्हारा MPPSC में 2022 में आ चुका है। तो क्रम में पांचवी बैठक कौन सी थी तुम्हारी? ये थी तुम्हारी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इस बैठक में तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में तुम्हारे क्या प्रस्ताव थे? एक था तुम्हारा मूल आदर्श रेखा प्रस्तुत की जाए। ठीक है, दूसरा था तुम्हारा भारत को अब संप्रभु गणराज्य घोषित, भारत को अब संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाए। ये इनके प्रस्ताव की बात थी। और इस प्रस्ताव को तुम्हारा स्वीकारा कब गया था? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकारा, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसको प्रस्तावना के रूप में तुम्हारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब अपन देखते हैं समितियों के माध्यम से तुम्हारा संविधान बना। समितियों के माध्यम से संविधान बना, कई समितियां बनी जो संविधान से संबंधित हैं। उन समितियों की लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। तो समितियों
से तुम्हारा क्या बना, संविधान बना। ठीक है, 28 अगस्त 1947 को 28 अगस्त 1947 को तुम्हारी प्रारूप समिति का गठन होता है। कौन सी समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। और प्रारूप समिति की अगर अपन बात करें, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, सदस्य थे 7 और अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, अध्यक्ष थे तुम्हारे भीमराव अंबेडकर। कौन थे तुम्हारे, भीमराव अंबेडकर। अब इन 7 सदस्यों के तुम्हारे नाम कौन कौन से हैं, पहला नाम है तुम्हारा कौन सा, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा नाम तुम्हारा कौन सा है, अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा तुम्हारा नाम क्या है, तो अल्लाह में छुपा एक मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, चौथा नाम भी इसमें छुपा है स्वामी, यानी कि एन गोपाला स्वामी। ठीक है, और फिर तुम्हारे कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर इसके बाद तुम्हारे हो जाएंगे BL मित्र। ठीक है, फिर हो जाएंगे तुम्हारे KM मुंशी। ठीक है, फिर हो जाएंगे तुम्हारे DP खेतान। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सदस्य तुम्हारे प्रारूप समिति में थे। इनसे क्वेश्चन ही बनते हैं। अब याद कैसे करोगे, तो भाई देखो इसके लिए ट्रिक बता देता हूं। भीम अल्लाह स्वामी, ठीक है, भीम अल्लाह कृष्ण स्वामी। ठीक है, और अल्लाह से तुम सादुल्लाह, स्वामी से तुम ये दोनों निकाल ही लोगे। ठीक है, भीम अल्लाह कृष्ण स्वामी सभी मित्र खेता में मिलते हैं। भीम अल्लाह कृष्ण स्वामी सभी मित्र खेता में मिलते हैं। ये ट्रिक आप यहां पर लिख सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा संविधान सभा का प्रथम मसौदा। संविधान सभा का प्रथम मसौदा तुम्हारा कब पेश किया गया, 21 फरवरी 1947 को, वो 48 को, सॉरी 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा का प्रथम मसौदा किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये तुम्हारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और अंतिम मसौदा संविधान सभा का तुम्हारा अंतिम मसौदा भी तुम्हारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया था, ये किया गया था तुम्हारा 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1949 को। और इन्होंने ये अंतिम मसौदा भीमराव अंबेडकर ने किसे सौंप दिया था, राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। किसे सौंप दिया था, तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था अंतिम मसौदा। इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं थोड़ा आगे। और अब यहां पर संविधान सभा का मसौदा सौंप दिया। ठीक है, संविधान सभा का मसौदा सौंप दिया। अब यहां पर अपन देख लेते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक तुम्हारी कब होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है तुम्हारी। कब होती है, और इस अंतिम बैठक में तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा एक व्यक्ति और है जिसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन बना, तो संवैधानिक सलाहकार बनाए अपने कौन भैया, BN राव को बनाया गया। इन्होंने देखो क्या क्या काम किया है। इन्होंने बर्मा का संविधान का प्रारूप तैयार किया है। और इन्होंने अपने भारत के संविधान का प्रारूप भी इन्होंने तैयार किया है। भारत के संविधान का प्रारूप भी इन्होंने तुम्हारा तैयार किया है। किसने, BN राव ने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो यहां पर लिख लीजिए उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध, तो विरोध किसने किया था, तो विरोध तुम्हारा 3 लोगों ने किया था, HC आयंगर, MR जयकर। ध्यान करो भैया कौन है, बॉम्बे सीट से हटे थे, पद छोड़ दिया था। और तुम्हारे तीसरे कौन थे, BR अम्बेडकर।
BR अम्बेडकर, ये 3 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने तुम्हारा संविधान सभा का क्या किया था, विरोध किया था। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, अंतिम बैठक हो गई, ठीक है। अंतिम बैठक के बाद अगर अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, संविधान सभा तुम्हारा बनकर अपनी तैयार हो जाती है। और संविधान हमारा कब बना, 1946 में बना। 2 साल 11 माह 18 दिन इसको बनने में लग गए और 26 जनवरी 1950 को यह सर्वसम्मति से लागू कर दिया गया। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा कि संविधान सभा में कितने लोगों ने तुम्हारे हस्ताक्षर किए संविधान सभा पर। सूख गए का, खोले खोले देखिए, करिए सही ना, एक लगा ही नहीं रहे थे ढक्कन, तब नहीं लग रहे थे, मार कर दो हमें सही करके। हरा वाला कहाँ गया मार कर, ये ले जा, लगा ढक्कन, करो ना सही। अब देखो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किन किन लोगों ने किए, सूखे रखे हैं यार ये देखो। अब देखिए थोड़ा मार्कर का इशू था, मार्कर सही कर लिए, सूख गए चलते चलते। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर अपन संविधान सभा का वाचन। संविधान सभा का वाचन कितनी बार हुआ, तो वाचन तुम्हारा 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार। कब कब हुआ है तुम्हारा वाचन, पहला वाचन हुआ है तुम्हारा 4 नवंबर 1947 को, ठीक है। कब हुआ है तुम्हारा वाचन पहला, 1948 को, 4 नवंबर 1948 को पहला वाचन हुआ है। और ये वाचन में तुम्हारे अपन बात कर लेते हैं, 5 दिन चला। कितने दिन चला ये, 5 दिन चला। और इसमें 9 चर्चाएं हुई। कितनी चर्चाएं हुई तुम्हारी, 9 चर्चाएं हुई। दूसरे वाचन की अगर अपन बात करें, दूसरा वाचन ठीक इसके 11 दिन बाद, यानी कि तुम्हारा 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1948 से लेकर तुम्हारा ये कब तक चला, ये चला तुम्हारा 11 महीने, यानी कि 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला। कितने महीने चला ये तुम्हारा, 11 महीने चला। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें तुम्हारी खंडवार चर्चा हुई, खंडवार चर्चा इसमें होती है। और अपन बात कर लेते हैं इसमें तुम्हारा क्या हुआ, 7653 संशोधन किए गए, 7653 संशोधन तुम्हारे किए गए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन तीसरे वाचन की। तीसरा वाचन हमारा कब हुआ, तो तीसरे वाचन की अगर अपन बात करें, तीसरा वाचन हुआ हमारा कब, तीसरा वाचन होता है हमारा 14 नवंबर 1949 से लेकर तुम्हारा ये 12 दिन चलता है। कब होता है तुम्हारा, 26 नवंबर 1949 तक। और इसमें अगर अपन बात करें, अम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं, भीमराव अम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या प्रस्ताव रखते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर इसमें प्रस्ताव रखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लीजिए यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेटन्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन सेटन्ड बाई द असेंबली, सेटन्ड बाई द असेंबली बी पास्ट, ठीक है, असेंबली बी पास्ट। तो ये तुम्हारा रखते हैं कौन, अम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं। ये 3 हमारे वाचन होते हैं संविधान में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा में तुम्हारा 299 लोग थे, ठीक है। और 299 में से तुम्हारे उपस्थित कितने थे, 284 लोगों ने संविधान सभा पर क्या किए थे, हस्ताक्षर। इन्होंने क्या किए थे, तुम्हारे हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने। वहीं अगर अपन बात कर लें कि संविधान सभा का खर्चा कितना आया तुम्हारा संविधान बनने में, ठीक है, संविधान बनने में खर्चा अपना कितना आया, संविधान बनने में तुम्हारे कितने रुपए खर्च हुए, तो इसमें तुम्हारे होते हैं खर्च रुपए कितने, 63,96,729 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं। लगभग में बात करें तो 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए, 64 लाख रुपए हमारे खर्च होते हैं। अब अपन बात करें कि संविधान हमारा किसकी सहायता से तब तैयार हुआ पूरा संविधान सभा हमारा, देखो अगर अपन बात करें तो भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हारा संविधान तैयार करवाया था, इसलिए इनको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु या पितामह कहा जाता है, या पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बना है। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा 26 जनवरी 1950 को तुम्हारा और क्या हुआ था, तो जो भारत का राज चिन्ह है, भारत का राज चिन्ह क्या है, जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में क्या स्थित है, सारनाथ में स्थित है तुम्हारा अशोक की सिंह अनुकृति, अशोक की सिंह
अनुकृति, ठीक है, अशोक की सिंह अनुकृति है, इसमें तुम्हारा घोड़ा, भैंस, वो घोड़ा, सांड, ठीक है, ये तुम्हारे इसमें देखने को मिल जाते हैं, भैंस तो नहीं है, निकल गया, ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था राजकीय चिन्ह को, और तुम्हारा जो संविधान सभा है हमारी, यही तुम्हारी अंतरकालीन संसद में इसका आविर्भाव हुआ। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का अंतरकालीन आविर्भाव, तो यहां पर अपन लिखेंगे संविधान सभा का अंतरकालीन संसद आविर्भाव, संसद में आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव तुम्हारा ये कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही ये हुआ था। तो इस तरीके से अपन ने संविधान सभा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, ट्रिक के माध्यम से अपन ने सारी चीजें याद की। अब संविधान से संबंधित कुछ समितियां हैं जिन्हें मैं लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ संविधान से संबंधित प्रमुख समितियां हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे कि पहली है तुम्हारी संचालन समिति, नियम समिति और तदर्थ समिति। इन तीनों के तुम्हारे जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। इसके बाद प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता है इनको? लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पहले लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारे यही है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। इसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के तुम्हारे अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के तुम्हारे सदस्य भी तुम्हारे कौन अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन है? एस बारदाचार्य हैं। अल्पसंख्यक समिति उपसमिति, ठीक है, जैसे अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ऐसे ही तुम्हारा अल्पसंख्यक समिति के उपसमिति तुम्हारी, इसके अध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी हैं। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन है? के.एम. मुंशी हैं। तो उम्मीद करता हूं ऐसा वीडियो कंटेंट आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। इस वीडियो को यदि आप 2-4 बार सुनते हैं, तरीके से नोट्स बनाते हैं, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे क्वेश्चन आपका कोई बाहर नहीं जाएगा। साथ ही आपने अगर 4 वीडियो नहीं देखे हैं जो संविधान से संबंधित मैंने डाले हैं, उनको भी आप देखिए, जिनमें मैंने अनुच्छेद कराए हैं, प्रस्तावना कराई है, संसद कराए हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको एकदम सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।